गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 ओपन करें, देखें बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। पहले समझते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर जो भी कुछ वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, एवरीथिंग उसको छोड़कर बिजनेस की कंट्रोल से बाहर की जो बातें हैं, यानी बिजनेस से बाहर जो भी कुछ होगा, क्या क्या होगा। एक तो आसपास में सोसाइटी होगी, लोग भी रह रहे होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो उन बहुत सारे फैक्टर्स, यानी कौन से बहुत सारे फैक्टर्स के बात कर रहे हैं हम, वो फैक्टर्स जो बिजनेस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हों। ठीक है, इफेक्ट करते हों। कौन कौन से हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखो, ये हमारा अगर बिजनेस है तो बिजनेस के आसपास जो भी ऐसे फैक्टर्स होंगे, एक तो इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, एक सोशल फैक्टर होंगे। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब देश की आर्थिक नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा व्यक्तियों की इनकम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, यानी अगर हमारा बिजनेस किसी एरिया में वर्क करता है और वहाँ के लोगों की इनकम अच्छी है, हाई इनकम है, तो हम कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, हाईली इनकम वाले प्रोडक्ट बनाएंगे। मानो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बातें कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ अभी, वैसे इनको डीपली पढ़ेंगे इंडिविजुअल करके, तो फिलहाल ये मान करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होंगे, लोगों की पर कैपिटा इनकम के बारे में, है ना, जो इकोनॉमिक डेफिनेशन मतलब इकोनॉमिक इफेक्ट करते हो बिजनेस को। पर कैपिटा इनकम इसको कहते हैं। सोशल मतलब जो आसपास में रहने वाली सोसाइटी हो। सोसाइटी का मतलब क्या है, ये सोसाइटी बिजनेस को अफेक्टेड कैसे कर रही होगी। सोसाइटी बिजनेस को अफेक्टेड ऐसे कर रही होगी, अगर जहाँ पर ये बिजनेस स्टेबल है वहाँ के आसपास के लोग हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो गुड्स कैसे बिकते होंगे यहाँ पर, हिंदू कम्युनिटी वाले बिकेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो मुस्लिम वाले जो गुड्स होंगे, कुछ गुड्स स्पेसिफाइड होते हैं जो मुस्लिम ही परचेज करते हैं, जैसे उनकी धर्म से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, है ना। और मानो हम सरदारों की बात कर रहे हैं, सिख्स की बात कर रहे हैं, तो ये सोशल इफेक्शंस हैं। अभी तो मैंने ये कास्ट इफेक्ट बताया है। हो सकता है किसी सोसाइटी में बच्चों का नंबर ऑफ रेशो ज़्यादा हो, यानी वहाँ पर ज़्यादा बच्चे हों तो टॉयज़ ज़्यादा बिकेंगे वहाँ पर, या जो ओल्ड एज वाले व्यक्ति होते हैं उनके इक्विपमेंट ज़्यादा बिकेंगे। तो जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हों वहाँ पर उस तरह के लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मतलब बिजनेस को ये भी देखना है कि सोसाइटी, तो ये सोसाइटी अफेक्ट करती है बिजनेस के लिए। यानी मानो ये बिजनेस है, इसने बिजनेस ने क्या शुरू कर दिया, इसने बिजनेस ने शुरू करा के BMW कार बनानी है। ये बिजनेस है, BMW कार, मर्सिडीज बेंज वगैरह बनाता है, और कहाँ खोल लिया जाकर, इसने खोला किसी सियाने के आसपास नियर बाई गाँव में। तो वहाँ BMW बिकेगी नहीं, बिकेगी ना। तो यानी इस सोसाइटी का इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पर। सोसाइटी किस तरह की हो उसके हिसाब से बिजनेस को जनरेट करना है ना। तो ऐसे वो फैक्टर जो बिजनेस की कैपेसिटी से बाहर हैं, ये इसके कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। बिजनेस के कंट्रोल में कौन होंगे, इसके वर्कर, इसके हाथ में इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, इसके हाथ में इसको बिजनेस की इंटरनल चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, इन सबको ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। वो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल्स, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर्स होते हैं। अदर्स में जो भी होते हों, है ना, अगर कुछ और भी आते हों तो वो अदर्स कैटेगरी में डाल देंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, ऑल दोज फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, यानी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, है ना, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड टू द बिजनेस। निकालो टॉपिक जल्दी से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस में हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू फोर्स फैक्टर। फोर्स का मतलब कोई ऐसा दबाव, प्रेशर, कैसे,
गवर्नमेंट ने कोई कानून अप्लाई कर दिया। कानून क्या अप्लाई करा कि इस बिजनेस को हम बैन कर देते हैं, टिकटॉक को बैन कर दिया। तो गवर्नमेंट का फोर्स है या नहीं है? बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? बिजनेस के कंट्रोल से बाहर था या नहीं था? तो गवर्नमेंट का वो लॉ, वो फोर्स थी जो बिजनेस को अफेक्टेड कर गई। ठीक है। फैक्टर, फैक्टर का मतलब कोई भी ऐसी जो फैक्टर हो जो करता हो, यानी किसी व्यक्ति को बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इंडिविजुअल्स भी हो सकता है एंड इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, यानी इंस्टीट्यूशनल्स में कौन होगा? इसका कॉम्पिटिटर हो सकता है। सोसाइटी में आ जाता है, इकोनॉमिक में भी आ जाता है कॉम्पिटिटर्स, है ना। आगे देखेंगे किस कैटेगरी में आएगा। विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, यानी वो इस बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं ये सारी चीजें। लीगल का मतलब लॉ की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक की बात हो रही है। कोई नई टेक्निक आ जाए, पहले वॉकमैन चला करते थे, है ना। वॉकमैन हुआ करते ना, ईयरपीस लगाते थे कान में, उसको इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ लगा लिया करते थे। तो तब हम, और इतनी बड़ी कैसेट्स आती थी, और चलो वॉकमैन की छोड़ो, पहले सीडीज आती थी ना, तब वीडियो देखा करते थे। लेकिन वीडियो को, सीडीज की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, क्या आ गई? चिप वगैरह आ गई। उन चिप ने किसको रिमूव कर दिया? जितनी भी सीडीज बनाने वाली कंपनीज होंगी सबको बेकार कर दिया, नहीं करा। तो टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है बिजनेस को। ठीक है। पॉलिटिकल्स, गवर्नमेंट फैक्टर्स, गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट इसको बेनिफिट भी दे सकती है बिजनेस को, नहीं भी दे सकती, है ना। सोशल, सोसाइटी की बात हो रही है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात होंगी, पढ़ेंगे इनको इंडिविजुअल सबको, है ना। इन द सिंपल वर्ड, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। सराउंडिंग का मतलब आसपास घूमते हैं, जहां बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसके आसपास ही होती हैं ये सारी चीजें। दस द इकोनॉमिक, social, political, technological, legal and other forces which operate outside the business enterprises are part of business environment, जो ऑपरेट करती हैं आउटसाइड द बिजनेस। आउटसाइड ही है ना ये सब, लेकिन हम इनको क्या नाम दे रहे हैं सबको? बिजनेस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज द थिंग विच आर सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आगे आ जाओ। ऑल दो द इन्वायरमेंट फोर्स एग्जिस्ट आउटसाइड द एंटरप्राइजेस बट दीज इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइजेस, यानी ऑल दो कह रहे हैं कि मान, हालांकि ये सब कुछ आउटसाइड होते हैं बिजनेस से, बिजनेस के अंदर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। देखो, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, पॉलिटिकल्स की बात कर रहे हैं, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया उसी गुड्स पर जिस गुड्स को ये बिजनेस बना रहा होगा, तो इसके टैक्स बढ़ने पर अगर कोई गुड्स 100 रुपीज़ का है और उस पर 20% टैक्स लगा दिया तो वो 120 का हो गया। तो जैसा ही रूल्स कहता है, इकोनॉमिक्स का रूल्स, कि प्राइस बढ़े तो डिमांड घट जाती है बच्चों, अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो टैक्स बढ़ने पर वो महंगा हो जाएगा गुड्स, टैक्स घटा दिया तो सस्ता हो जाएगा। तो इसकी मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है, यानी इफेक्ट करा ना करा। टेक्नोलॉजी चेंज में भी एग्जिस्ट प्रोडक्ट ऑब्सोलेट, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो प्रोडक्ट को बेकार कर देगा, वो ऑब्सोलेट कर देगा। सीडीज क्या हो गई? वो ऑब्सोलेट हो गई ना, मार्केट से बाहर हो गई, चलती नहीं है वो, उनका यूज नहीं हुआ कुछ। इंक्रीज इन कंपटीटर इन अ मार्केट में रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन, अगर इस बिजनेस की तरह और भी बहुत सारे बिजनेस हो जाएं, कंपटीटर आ जाएं, तो इसके प्रॉफिट को कम करेंगे? नहीं करेंगे। पहले इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बीएसएनएल ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करता था, महंगी कॉल दरें होती थी, लेकिन मार्केट में और भी आ गए तो उन्होंने क्या करा? उससे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करी, कॉम्पिटिशन्स हो गया दोनों के बीच में कि मैं सस्ता दूंगा। अपने कस्टमर गेन करने के चक्कर में अपने प्राइस डाउन करने पड़े उन्हें, और प्राइस डाउन करने पर अपना प्रॉफिट भी डाउन करना होगा। ठीक है, तो अब क्या जरूरत होती है? किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले इस इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है, यानी इस इन्वायरमेंट को पढ़ना होता है कि हमारे आसपास ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में पूरी तरह से स्टडी करनी होगी, तब जाकर बिजनेस को हम चलाएंगे। उसी के बेस पर डिसीजन लिया जाएगा बिजनेस को कैसे करें। मानो हम पॉलिटिकल के बारे में कुछ स्ट्रेटजी ना बनाएं तो टैक्स पॉलिसी
जब आएंगी ना गवर्नमेंट की, तो हमारे बिजनेस की बैकबोन को बेकार कर ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, जैसे हर साल जब बजट आता है इंडिया के अंदर, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे बजट कैसे होता है, तो जब बजट आता है तो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज इंक्लूड करती है ना, कुछ पॉलिसीज रिड्यूस कर देती हैं। तो जब वो नई पॉलिसीज आती हैं तो बहुत सारे बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियरी होती हैं और बहुत सारे बिजनेस के लिए वो चैलेंज कर देती हैं, है ना, चैलेंजिंग फेस कराती हैं, मतलब उनके लिए दिक्कतें पैदा कर देती हैं। तो जिन बिजनेस के लिए वो दिक्कतें पैदा करती हैं, अगर वो बिजनेस उन पॉलिसीज़ को एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंट ही अंडरस्टैंड कर लें, स्कैन कर लें, समझ लें, उनके खिलाफ रणनीति बना लें, तो वो अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन एक बिजनेसमैन पॉलिसी इंक्लूड हुई और उनको कोई टेंशन नहीं है, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस पॉलिसी से हमें नुकसान होने वाला है, लेकिन टेंशन फ्री है, वो क्या करेगी, वो पॉलिसी उस बिजनेस को बेकार कर देगी। होते हैं ना। तो ऐसी ही जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट स्कैनिंग की जरूरत होती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि सोशल सोसाइटी में चल क्या रहा है, उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराना होगा, उनकी नीड के हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाता है। पॉलिटिकल्स की क्या सोच है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, क्या आने वाली चीज़ों की संभावनाएं हैं, हमें स्कैन करनी होती हैं। कानून में क्या चल रहा है, क्या कानून आने की संभावनाएं हैं जिसका अफेक्ट हम पर पड़ सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग रेफर टू द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कंप्लीट अवेयरनेस, हमें अवेयर रहना है पूरी तरह से और समझना है उसको, किसको, इन्वायरमेंट को। विद इन्वायरमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट इन्वायरमेंट फोर्स एंड फैक्टर ऑन देयर एंटरप्राइजेस। कैसे करता है एंटिसिपेट, बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कंस्ट्रेन। ये सब, ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है इसके लिए, या तो इसको कंस्ट्रेन करेगा, इसके लिए हडल्स पैदा करेगा, है ना, मुश्किलें क्रिएट करेगा इसके लिए, या एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज, या इसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है तो वेलकम करो उन अपॉर्चुनिटीज का, इस, है ना, और अगर कंस्ट्रेन करता है, हडल्स क्रिएट करता है, तो उन हडल्स का समाधान करो, उनका रिजल्ट वो निकालो, किस तरह से हम इससे इनको रिमूव कर सकते हैं। तो यही मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, वो यही करता है बैठकर, खाली नहीं बैठते ऑफिस में। द रेगुलेशन सच ए MRTP एक्ट एंड वेल्थ रेस्ट्रिक्शन एक्ट। देखो क्या कहते हैं, वेल्थ रेस्ट्रिक्शन एक्ट, यानी वेल्थ का मतलब कितने अमीर हो सकते हो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी एक व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा संपत्ति नहीं होगी। तो बिजनेसमैन के लिए क्या है, ये समस्या है या नहीं है, वो ज़्यादा कमाएगा तो धनी हो जाएगा, ज़्यादा अमीर हो जाएगा, और ज़्यादा अमीर का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो इस पर इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, तो फिर ये बिजनेस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इन चीज़ों के इफेक्शंस आने हैं हमारे पास में। देखो कुछ पॉलिसीज़ हैं, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़, आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर, है ना। इंपोर्ट ऑफ टैक्स रिलैक्सेशन, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इन पर लगा भी देती है, कभी टैक्स में रिलैक्सेशन भी दे देती है ना। कैसे रिलैक्सेशन देती है देखेंगे अभी, आगे आ जाओ भाई। ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन। देखो पहली बात तो ये, इसके फीचर्स हम पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है बच्चों। देखो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, फीचर्स में क्या है इनकी पहचान, सभी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। इंटरनल कौन सी होंगी, जो बिजनेस के अंदर होंगी, एम्प्लॉय होगा, ओनर होगा, है ना, मैनेजमेंट होगा, वो होते हैं इंटरनल फोर्सेज। ये सब एक्सटर्नल हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, स्पेसिफिक कौन से होते हैं, स्पेसिफिक वो होते हैं जिनका इफेक्ट सिर्फ इस बिजनेस पर पड़ना है। जैसे ये ए लिमिटेड है या रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, आर लिमिटेड कह दिया, बाकी कंपनियों पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जेड लिमिटेड, है ना, पी लिमिटेड, इन पर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, स्पेसिफिक सिर्फ इसके लिए है, और जनरल सभी के लिए, इस पर एक सा यूनिफॉर्म उसका इफेक्ट पड़ना है। सबके लिए बुरे तो सबके लिए बुरे, सबके लिए अच्छे तो सबके लिए अच्छे, है ना, पढ़ें। तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो स्पेसिफिक हों, इसके डेटर्स, सप्लायर्स, है ना, इन्वेस्टर जो इस पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो स्पेसिफिक है, बाकी सारे जनरल हो जाते हैं।
बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो तरह की फोर्स होती है। स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन द डे टू डे वर्किंग, ठीक है। दीज इंक्लूड सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर। जनरल फोर्स आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल अदर एंटरप्राइजेस। अब जो जनरल फोर्सेस होती हैं वो इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करती हैं। जैसे ये बिजनेस से कुछ नहीं कह रहा, पॉलिटिकल पॉलिसीज ये कुछ नहीं कह रहे। मानो बाबा रामदेव या रिलायंस इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम, तो एज द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिलायंस से कोई मतलब नहीं लगती, लेकिन जो रिलायंस प्रोडक्ट बनाती है उन पर ही टैक्स हायर कर दे तो उसका इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। तो इनडायरेक्ट वे में इसने क्या करा, सीधा रिलायंस को ही टारगेट बना दिया। कुछ नहीं कह रहे, तुम करते रहो काम, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कर दिया। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इसका जो कॉम्पिटिटर होगा, मानो जेड लिमिटेड, इसको टैक्स रिलैक्सेशन दे दें। वो इससे कुछ नहीं कह रहे, फायदा किसका कर दिया, इसका। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो ये इसको कॉम्पिटिट करेगा नहीं करेगा, तो ये इनडायरेक्ट वे में इसको अफेक्टेड करते हैं। इसको इंटर रिलेटेड देखो, इंटर रिलेशन का मतलब है ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं इनका रिलेशन एक दूसरे से होता है। जैसे अगर कोई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ जाए तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की बढ़ेगी ना। अगर वो टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा बेहतर हुई तो डिमांड उसकी बढ़ी ना। तो उसके बढ़ने पर टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए, पॉलिटिकल भी इफेक्शंस बढ़ना है इस पर, और इकोनॉमिकल भी बढ़ेगा, क्योंकि वो इंडिया की नेशनल इनकम को डिक्रीज कर देगी। विदेशी कल्चर, विदेशी प्रोडक्ट इंडिया में आकर चलने लगे, और अफेक्ट किस पर कर दिया, इंडिया की नेशनल इनकम को अफेक्ट कर दिया। नेशनल इनकम को अफेक्ट करा तो वहाँ पर रहने वाली जो सोशल लोग हैं उनकी लाइफ को भी अफेक्टेड करेगा। चाइनीज़ प्रोडक्ट की बात हो रही है, आउटसाइड द इंडिया की बात है वो, है ना, लेकिन इंडिया में आके बिकने लगे तो इंडिया की नेशनल इनकम, जीडीपी को डिक्रीज कर दिया, वहाँ की सोसाइटी को अफेक्टेड कर दिया। सोसाइटी अफेक्टेड तो गवर्नमेंट भी डाउन। तो इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं। All force and factor of business environment are interrelated to each other. For example, which inclination of youth toward the western culture, अगर हमारे देश की जनरेशन वेस्टर्न कल्चर की तरफ को भागने लगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ को भागने लगे, तो हमारे देश की नेशनल इनकम, इकोनॉमिकल जो बेनिफिट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। डिमांड फॉर फास्ट फूड इज़ इंक्रीजिंग। अब इन्होंने फास्ट फूड का एग्जाम्पल दिया। फास्ट फूड कहाँ से आते हैं, वेस्टर्न कल्चर से, है ना। और वेस्टर्न कल्चर की तरफ को हम बढ़ जाएंगे और अपनी डोमेस्टिक कल्चर को भूल जाएंगे। और जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम यूज़ करना छोड़ेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी घाटे में जाने लगेंगी। उस कंपनी के एम्प्लॉय नुकसान में जाने लगेंगे क्योंकि उनको सैलरी टाइम पर नहीं मिल पाएगी, है ना। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब ये जो इन्वायरमेंट है ये सब अनसर्टेन है, इनकी कब पता नहीं क्या चेंज आ जाए, फिक्स नहीं है। पॉलिटिकल टैक्स पॉलिसीज कब इंक्लूड कर दे, कब डिक्लूड कर दे, कुछ पता नहीं। सोशल में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या बदल जाए, इनके दिमाग में क्या आ जाए, कुछ पता नहीं, है ना। अभी चलता है ना सोशल मीडिया पर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि विनोद वाला, खामोखा किसी को भी हम आगे बढ़ा देते हैं। इनको क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ जाए इनके पता नहीं। अभी इन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, कल को कॉफ़ी पसंद आने लगे। तो मार्केट में इनका कोई फिक्सेशन नहीं है, ये अनसर्टेन है, ठीक है। लीगल लॉ में क्या चेंजेस आ जाए कोई फिक्सेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में। अनसर्टेन है, डायनामिक है, ये चेंज होते रहते हैं, ये दोनों एक जैसे ही हैं भाई। देखो आईटी फैशन, अनसर्टेन का मतलब फैशन में कब चेंज आ जाए, फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। डायनामिक का मतलब भी यही होता है, कीप चेंजिंग, हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इनका इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, किसी भी घटना का कितना इफेक्ट करना पड़ेगा, इसकी प्रिडिक्शंस करनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसको जब वो एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तब जाकर पता लगता है कि हाँ इसका बिजनेस का इतना नुकसान हो रहा है।
या इतना बेनिफिट होगा इन एक्टर्स की वजह से। लेकिन प्री डिफाइन करना बड़ा ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द कंपनीज ऑल्दो इट इज़ ईजिली टू स्कैन, यानी स्कैन करना तो आसान है टू इन्वायरमेंट, बट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंज विल इन्फ्लुएंस, कितना और कैसे इनका चेंज और कितना इनका इफेक्ट इन पर पड़ने वाला है। रिलेटिवली बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, यानी हर कंट्री के अलग अलग हो सकते हैं। है तो यही इन्वायरमेंट, लेकिन लॉ कानून सबके अलग होते हैं, टेक्नोलॉजी भी सबकी अलग हो सकती है, वहाँ की पॉलिटिकल पॉलिसीज़ भी सबकी अलग हो सकती हैं, वहाँ की कल्चर बियरिंग भी अलग हो सकती है। तो बच्चों ये थे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। देखो कुछ बिजनेस इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये कि हमें इस बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने पर, इस पर स्टडी करने का क्या फ़ायदा होगा। भाई सीधा सीधा फ़ायदा ही है कि जैसे ही इस बिजनेस में बैठे हुए मैनेजमेंट ने इन सबको स्कैन कर लिया और इनसे होने वाले फ़ायदे को समझ लिया कि हाँ ये फ़ायदे होंगे, तो जो सबसे पहले फ़ायदा लेने के लिए आगे बढ़ेगा उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो सोता रहेगा, जो सोचेगा ले लेंगे बाद में, तो उसको कम बेनिफिट होगा। जिसने ये समझ लिया कि इस सोसाइटी से या इस पॉलिटिकल से हमें कंस्ट्रेन होने वाली हैं, हडल्स क्रिएट होने वाली हैं, तो ये क्या करेगा, ये पहले ही इंतजाम कर लेगा ना इस बात का कि उन हडल्स का इंतजाम क्या करना है हमें। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिसने सबसे पहले स्टेप लिया वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेता है। ये रूल्स होता है स्ट्रेटेजी के लिए। बिजनेस की पॉलिसीज़ कहती है कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पहले ही तैयार हो जाओ और सबसे पहले आगे बढ़कर उसको फेस करो, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो ये कहते हैं इसकी एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़, है ना, उसकी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और उसका सबसे पहले फ़ायदा लो। ठीक है। दूसरा क्या करता है, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। क्या करता है, आने वाली जो हडल्स हैं, थ्रेट है ना, किसी भी बिजनेस से अगर हमें कुछ संकट होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है, थ्रेट आने वाली हैं, तो हम उसके लिए पहले ही प्लान कर लेते हैं, है ना, और उस सिग्नल को पहले ही समझ लेंगे हम, अर्ली वार्निंग सिग्नल। क्यों समझ लेंगे, क्योंकि हम पहले ही उस पर स्टडी कर रहे हैं, रेडी हैं स्टडी करने पर। हम फोकस बनाए हुए हैं अपने कॉम्पिटिटर पर कि वो कर क्या रहा है। पता लगा उसने अपने गुड्स के 1 रुपये प्राइस डाउन कर दिए, है ना, तो हमने क्या करा, तुरंत पहचाना, अच्छे प्राइस डाउन कर लिए, तो उसके मार्केट में प्राइस इंप्लीमेंट करने से पहले हम अपने प्राइस इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन हम तो सोए हुए हैं, जो कर रहा है करता रहे। तो उसने क्या करा, मार्केट में प्राइस डाउन कर दिए या अपनी क्वालिटी बढ़ा दी, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट। जनरली सेंस में देखो कि अगर मोबाइल कंपनीज, अभी जियो चल रहे हैं और भी कंपनीज आती हैं, तो अप्रोक्स मान लेते हैं 500 का प्लान देते हैं 84 डेज़ का, दोनों कंपनी सेम रेट पर देती हैं। कल को क्या करा उसने, वो 200 का प्लान कर दे दूसरी कंपनी, हम बैठे हुए, हमें पता ही नहीं है क्या कर रहे हो। उसने मार्केट में जब वो प्लान उतारेगा ना, तो इतने हमें प्लान उतारने में 2-3 दिन लग जाएंगे, इतने तो वो अपने कस्टमर को गेन कर लेगा 2-3 दिन के अंदर ही। लेकिन हम पहले ही अवेयर हैं, पहले ही नज़र बनाए हुए हैं इन्वायरमेंट पर। मैंने कॉम्पिटिटर को भी बोला इसमें आते हैं वो, है ना, तो हम पहले ही नज़र बनाए हुए हैं, उसके प्लान इंट्रोड्यूस करने से पहले ही हम रेडी हैं, या जैसे ही वो इंट्रोड्यूस करेगा तुरंत ही हम इंट्रोड्यूस कर देंगे या उससे पहले कर देंगे। तो क्या कहता है, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, और क्या करें, हेल्प फुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सिंग। जैसे क्या कहते हैं कि टैपिंग का मतलब जो भी वो कर रहे हैं नज़र रखनी है इस पर, ये लगभग इंटर रिलेटेड ही हैं, एक जैसे ही लगते हैं थोड़े थोड़े, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि असेंबलिंग रिसोर्सेज, जैसे ही सामने वाले ने अपनी पॉलिसीज चेंज करी। अभी क्या होता है, अब देखना मोबाइल में ख़ास तौर से ऐसा चल रहा है, अगर मोबाइल में एक या ज़्यादा कैमरे यूज़ करे तो दूसरे मोबाइल कंपनीज ने तुरंत उसके जैसा फीचर लॉन्च कर दिया मार्केट में, तो
तो फीचर लॉन्च करने के लिए पहले उसे रिसोर्सेज इकट्ठी करनी होती है, पहले प्रोडक्ट तैयार करना होता है नहीं। यानी जैसे ही दूसरी कंपनी ने कोई मॉडल तैयार करा और उसमें जो फीचर इंक्लूड करे, बिना देर करे जल्द से जल्द मैं अपने प्रोडक्ट को सेम क्वालिटी का मार्केट में उतार दूं। अगर नहीं करता हूं तो अपने कस्टमर को लॉस कर लूँगा मैं। तो क्या करते हैं, तुरंत रिसोर्सेज इकट्ठा करें और मार्केट में प्रोडक्ट तैयार करके उतार दें। तो ये क्या करता है, ये हेल्पफुल है रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए। जब हम पहले ही पहचान लेते हैं, उसके स्टेप लेने से पहले ही हम समझ लेते हैं कि वो स्टेप लेने वाला है, तो हम एकदम से रेडी हो जाएंगे उस स्टेप के लिए, जो भी प्लानिंग करनी होगी, जो भी स्टेप लेने होंगे। ठीक है। हेल्प टू एडजस्ट एंड एडेप्ट विद द रैपिड चेंज। तो समझ रहे हैं भाई, जैसे ही अचानक से चेंज आए हमें उस सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना है। ठीक है। रैपिड चेंज का मतलब मार्केट में जैसे ही जो चेंज आ रहे हैं हमें उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाना है, और अगर नहीं हो पाए एडजस्ट तो मार्केट से बाहर। नोकिया का क्या हुआ, नोकिया यही तो हुआ कि जब एंड्रॉयड लोगों ने पसंद करा तो नोकिया अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही विंडो से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था लंबे समय के लिए, और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता वो उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकता था, एंड्रॉयड को नहीं ला सकता था। और जितने उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो पाया उतनी तो बहुत देर हो चुकी थी, वो मार्केट से बाहर हो गया। ठीक है। तो ये दिक्कतें थी। असिस्टिंग ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ये क्या कर रहे हैं, प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग के लिए असिस्टिंग कर रहे हैं। बच्चों इसे पढ़ना यहाँ तक हमें, है ना। इसके बाद हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, डायमेंशंस को। डायमेंशंस क्या है, ये डायमेंशंस हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कवर करेंगे, इनको डीपली इंडिविजुअल समझेंगे। तो फिलहाल ये थे हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा।